नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जिला मुख्यालय खेतावास शनिधाम के निकट डिवाइडर से टकराया बाइक सवार, 2 व्यक्ति हुए घायल। पाली जिला मुख्यालय शनिधाम खेतावास के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराने से 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में इंदिरा नगर निवासी किशोर और विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बाइक की तेज गति और संतुलन खोने से डिवाइडर से टकराने से यह हादसा हुआ। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे पाली, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर 2 दिवसीय पाली दौरे को लेकर अपने गृह नगर पाली पहुंचे, जहां आज भाजपा के दिवंगत वरिष्ठ नेता पुष्पा जैन की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में सम्मिलित हुए और स्वर्गीय पुष्पा जैन की स्मृति में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता टीमों को ट्रॉफी पर पुरस्कार वितरित किए गए। और अपने संबोधन में स्वर्गीय पुष्पा जैन को भाजपा के कर्मठ और समर्पित नेता बताया। पाली पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारीक और भाजपा जिला सुनील भंडारी आयोजक कमेटी द्वारा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का माला और दुपट्टा से बहुमान किया गया। भाजपा पाली परिवार और स्वर्गीय पुष्पा जैन स्मारक कमेटी तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ और यह आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और विजेता टीमों को पुरस्कार का वितरण किया गया। अपने संबोधन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये अवसर ऐसे होते हैं जिसमें हम भाईचारा, प्रेम, सद्भावना बढ़ाते हैं। यदि किसी से कभी कोई कटु बात हो गई हो तो ये अवसर है कि उनके घर पर जाकर और संवाद स्थापित करें। आपस में संवाद होना चाहिए, संवादहीनता कभी भी नहीं बने। कटुता होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि कहीं कभी हुई है किसी के साथ तो ये अवसर है इसमें मिटाने का। आपस में साथ बैठें और अच्छा गुलाल लें, अच्छे स्तर का गुलाल लें, किसी को हानि नहीं पहुंचाएं। रंग का त्यौहार है तो रंग भी इस तरीके से डालें कि किसी को कष्ट नहीं हो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये प्रेम बढ़ाने का त्यौहार है, इसे हमें इजराइल और इराक के बीच में जिस तरह देखिए ये जो युद्ध हो रहे हैं ये टारगेटेड युद्ध है। इसमें लक्ष्य भेद करके करते हैं, आम नागरिक को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। सारे भारतीय सुरक्षित हैं और ये हमारा नेतृत्व कूटनीतिक तरीके से सुरक्षा का पूरा ख्याल है। जिस तरह से क्रूड के भाव बढ़ेंगे, इन भावों को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार किस तरह के पूरा नियंत्रित है और हमने अपने यहाँ भी रिफाइनरी तैयार की है और बहुत अन्वेषण भी हुए हैं। कचरे से भी फ्यूल बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए भारत पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होने देंगे। हमने दुनिया का मार्केट खोल करके रखा हुआ है। हम सभी जहां जरूरत होगी हम प्राप्त करेंगे, कहीं कष्ट नहीं होने देंगे, जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। डोटासरा विधानसभा में देखिए एक स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, इस पर किसी प्रकार का आरोप लगाना लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र के अंदर कोई स्वतंत्र संस्था जो चुनाव करवाती है, हिंदुस्तान की चुनाव प्रणाली बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो रही है और इसमें ये खींच मिटाने का काम है। जो चुनाव हारता है ना वो खींच मिटाने का काम करता है। वो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अब बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही है तो फिर वहाँ हम नहीं कर सकते थे। क्या बातें करते हैं ऐसी, जहाँ वो जीतते हैं अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हार जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनकी जैप मिटाने का काम है और कुछ नहीं है। उनका जनाधार खत्म हो रहा है, कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे और लुप्त हो रहा है। वो अपना जनाधार बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, अपना परिवार नहीं। आज लोग डोटासरा की शब्दावली कितनी हल्की हो गई है। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है, जनता इसको ठीक नहीं मानती है। उन्होंने जोगराम जी को कहा कि चौकड़ी बुला दूंगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
होली के अवसर पर दानापुर साबरमती स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया रेलवे ने शुरू। रेलवे द्वारा होली के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए दानापुर साबरमती स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया गया शुरू। गाड़ी संख्या 09428 दानापुर साबरमती स्पेशल रेल सेवा 2 मार्च से दानापुर से अजमेर होकर साबरमती पहुंचेगी। यह रेल सेवा मार्ग में मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन और अजमेर, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, टुडला और इटावा, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, बक्सर और आरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस रेल सेवा में 2/3 श्रेणी वातानुकूलित, 17 शयन यान श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 21 डिब्बे निर्धारित किए गए हैं। इस ट्रेन के संचालन शुरू होने से यात्रियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के मुख्यालय पर देखी जा रही होली की धूम। R.N. टैगोर स्कूल परिसर पर फागुन के गीतों पर महिलाओं ने किया जमकर नृत्य। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज होली के पर्व पर धूम देखी जा रही है। मारवाड़ मुख्यालय के R.N. टैगोर विद्यालय परिसर पर फाग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें R.N. टैगोर विद्यालय प्रबंधक संतोष पुडानिया के नेतृत्व में महिलाओं ने चंग पर मारवाड़ी फागुन के गीतों पर जमकर नृत्य किया और फागुन के गीत गाए। पारंपरिक राजस्थानी मारवाड़ी पोशाक में सजी सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने जमकर होली का लुत्फ उठाया और फागुन के गीत गाए। फाग उत्सव में आसपास के अनेक गांव से भी महिलाएं पहुंची और फागुन के गीतों पर नृत्य किया। महिलाओं ने एक दूसरे पर रंग लगाकर चंग बजाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। फलोदी की एक जीरा फैक्ट्री पर कब्जे और करीब 1.5 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां एक और फैक्ट्री मालिक नवीन गर्ग ने अपने मुनीम पेमाराम पर धोखाधड़ी और फैक्ट्री पर कब्जा करने के आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर पेमाराम और उनके साझेदार मोहनलाल महिया ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और सुनियोजित साजिश बताया है। पेमाराम का कहना है कि नवीन गर्ग ने स्वयं 1 करोड़ 25 लाख रुपए हड़पने की नीयत से उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया। साझेदार ने ठुकराए आरोप, कहा सच्चाई से उठेगा पर्दा। पेमाराम महिया ने आरोप लगाया कि नवीन गर्ग ने न केवल उन्हें बल्कि फलोदी कृषि मंडी स्थित बालाजी कॉर्पोरेशन के प्रोपराइटर मोहनलाल महिया के पैसे हड़पने की भी साजिश रची। पेमा राम के अनुसार नवीन गर्ग पर मोहनलाल महिया के लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए और स्वयं उनके 35 से 40 लाख रुपए बकाया है। जब उन्होंने अपने भुगतान की मांग की तो उन्हें फंसाने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया। पेमाराम ने पुलिस प्रशासन और कृषि मंडी के व्यापारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हूं। यदि मैं दोषी पाया गया तो सजा के साथ साथ हर्जाना देने को भी तैयार हूं। उन्होंने यह भी दावा किया कि नवीन गर्ग पहले ही अग्रिम जमानत ले चुके हैं और जिससे उनके इरादे पर सवाल खड़े होने तय हैं। गायब बताया जा रहा है जीरा फैक्ट्री में मौजूद, और पेमाराम ने नवीन गर्ग के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें फैक्ट्री में 9700 किलो जीरा गायब होने की बात कही गई थी। उनका कहना है कि करीब 9987 किलो जीरा आज भी फैक्ट्री में सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही जो जीरा बेचा गया है उसके भी नवीन गर्ग के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज उनके पास मौजूद है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फैक्ट्री में 5 करोड़ नहीं बल्कि 24 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ, जिसके प्रमाण उनके पास सुरक्षित हैं। सितंबर 2025 में चल रहा है विवाद, जहां बालाजी कॉर्पोरेशन के प्रोपराइटर मोहनलाल महिया के अनुसार सितंबर 2025 से ही उनका और नवीन गर्ग का लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने और पेमा राम ने पहले ही कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। मोहनलाल का आरोप है कि भुगतान से बचने के लिए नवीन गर्ग ने अदालत में इस्तगासा पेश कर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया और उनका कहना है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। कर्मचारियों का वेतन भी लंबित है। जानकारी के अनुसार नवीन गर्ग द्वारा अपने लेखाकार का कई महीनों से वेतन भी रोका गया है, जिससे वह भी आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा है। मैं मोहनलाल मैया, मेरे यहाँ अभी जो मैं बैठा हूँ ये बालाजी फवारा सेंटर पाइप फवारा की दुकान है और कृषि मंडी में मेरे मिसेज के नाम की दुकान है बालाजी कॉर्पोरेशन। उसमें मैं कृषि जिनिस का जीरा, रायडा, ये सब अरंडी वगैरह मूंगफली इनका काम करता हूँ। और अब बात ये है कि हमें प्रेमाराम और नवीन जी गर्ग जो आगरा के रहने वाले हैं 2024 में फरवरी महीने में हमारे पास आए थे, यहाँ बैठ के इसी दुकान में,
बातचीत करी कि हम यहाँ जीरे की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और जीरा क्लीन करके हम आगरा भेजेंगे। यहाँ कोई फैक्ट्री किराए इधर उधर देखी, उन्होंने आपकी फैक्ट्री किराए ले ली। फिर हमारे से माल लेना शुरू कर दिया और मंडी से जीरा वगैरह देखते, खरीदते, कोई मंडी से हमारी फर्म से ले लेते। कुछ मेरे यहाँ जानकार किसान है, उनका फैक्ट्री में तुल जाता, डायरेक्ट तुल जाता, किसान के खेत में जाके सौदा कर लेते कभी। ऐसे करते हमारे साल भर काम चलता रहा। प्रेमाराम जीरा खरीदने के लिए आता और हमारी फर्म का या किसानों का पेमेंट नवीन जी अपने द्वारा देते, किसी किसान के सीधा खाते में डाल देते, कभी किसान को रोकड़ दिलवा देते, कभी किसान को दे देते। पेमेंट देने का काम नवीन जी करते और माल खरीदने का काम प्रेमाराम करते। हमारे पास उस टाइम वो आए थे तो कह रहे थे कि भी प्रेमा और मेरे काफ़ी समय पुरानी जानकारी है और मेरे तो कोई लड़का लड़की है नहीं, बेटे बेटी है नहीं, प्रेमा मेरे बेटे की जगह है और हम दोनों पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं। 30% प्रेमा की है, 70% मेरी है। प्रेमा को मैं लाया हूँ कि ऐसे फैक्ट्रियों में लेबर की तरह नौकरी कितने दिन करता रहेगा, आखिर आपके भी बेटियां हैं और है, तो मेरे साथ में अगर व्यापार करेगा तो मैं लगभग तेरे को 20-30 लाख रुपए साल को कमा के दे दूंगा और तुम यहाँ काम करते रहो और तेरे वो जो तनख्वाह होती है, वो वेतन होता है महीने का, वो भी दे दूंगा। ऐसा करके ये काम करने लगे। हमने तो प्रेमाराम से भी कहा कि तेरे सेठ के क्या है, कि 30% मैं भागीदार हूँ, 70% सेठ भागीदार है। सेठ को भी पूछा नवीन जी आपके इनके क्या है, कि 30% मेरे प्रेमा भागीदार है, प्रेमा मेरा माल खरीदेगा, पेमेंट मैं दूंगा। प्रेमा जितना भी माल खरीदता है और करता है उसका पेमेंट देने की जवाबदारी मेरी है। मैं उनसे ही पेमेंट मांगता, उनके व्हाट्सएप भी समय समय पर उनको देता भी, ये इतने का आपके माल आ गया, इतने का माल आ गया, इतने का माल आ गया। और मेरी फर्म से डालते, वो चेक द्वारा अपने मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देते। किसानों का जो लेते वो किसान को रोकड़ दिलाते, कुछ कभी किसान का डायरेक्ट खाता ले लिया, उस खाते में डायरेक्ट डाल देते। ऐसा करते करते ये मार्च 25 तक अच्छी तरह से काम चला। फिर अप्रैल में, मई में मैंने कुछ किसानों की पेमेंट दिलाई, माल दिलाया किसानों का नवीन जी को। उसमें वो पेमेंट धीरे धीरे डिले होने लग गया। मैं 2-4 बार सकता इसे मांगा पेमेंट देता हूँ भाई साहब, थोड़े दिन दिखाओ। अब तो 2-4 दिन की बात है, हमारे उस पार्टी में थोड़ा पेमेंट रह गया, उसके कोई काम हो गया, देता हूँ। मैं आपका पैसा कहीं ले जाने वाला हूँ नहीं, मेरे पैसे रख के करना ही क्या है। ऐसे चलता रहा। फिर एक बार मैं फैक्ट्री में गया तो कि मैं इतनी तारीख तक को, वो शायद 8वां महीना 9वां महीना था, इसको आपको चेक दे देता हूँ 40 लाख के, 10-10 लाख के 4 चेक दिए मेरे को 40 लाख के, कि ये तो चेक आपको इतनी तारीख को क्लियर करा देता हूँ और बाकी पेमेंट मैं जल्दी से जल्दी करता हूँ, कोशिश करके आपको दिला देता हूँ। और ये चलता रहा। सितंबर महीने के बीच में हम 15-17 तारीख को गए। उस टाइम मेरे साथ में 2-4 आदमी और थे, मैं लेके गया। अभी नवीन जी के मेरे पेमेंट डिले पड़ा है, वो और कहीं से माल खरीद रहा है, मेरा पेमेंट बाकी पड़ा है, वो किसानों से डायरेक्ट ले रहा है। तो 2-4 आदमी हम गए, बैठ के बात हुई कि भाई नवीन जी हमारा पेमेंट दो, आप तो हमारे से काम नहीं कर रहे हो, बाजार से किसानों से सीधा माल ले रहे हो, तोल रहे हो, कर रहे हो, और हमारा पेमेंट बाकी पड़ा है। 2-4 आदमी मेरे साथ में और थे। तो ऐसी बात कहकर दे दूंगा आपको, 30 तारीख तक आपका हिसाब क्लियर करा दूंगा। 2-4 आदमियों के सामने, जो आदमी यहीं पे है, मंडी के भी थे और इधर मार्केट के भी थे। तो ये सारे करते करते वो टाइम भी चला गया, चेक दे दिए। फिर उसके 2-4 दिन बाद में मेरे को कहा कि भी मैं आपके, एक तो मेरे ज़मीन पड़ी है वो नवे करा देता हूँ और कुछ आपको पेमेंट दे देता हूँ, हिसाब किताब कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में ये चला गया आगरा। मैंने 2-4 बार फ़ोन करता हूँ, आता हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ, तो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, पैसे मैं आपको दे दूंगा, पैसे के लिए आपको कब मना किया। ऐसे चलता रहा। फिर ये आया अक्टूबर नवंबर में आया, नवंबर में आया। फिर इसने भी FIR दर्ज कराई प्रेमा पर, प्रेमा ने और हमने भी इसके ऊपर कराई भी, हमारा पैसा बाकी पड़ा रहा है और ये FIR दर्ज करा रहा है। तो हमने भी वहाँ जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर ऐसे चलते चलते वो मेरे तो बीच में फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 1-1.5 महीना गांव चला गया। फिर उसके बाद में पेमेंट 1-2 बार मैं मांगा कि देता हूँ। अब 2-4 दिन पहले मीडिया में, अखबार में ऐसा देखा कि हमारी फैक्ट्री से तो जीरा चोरी हो गया, मेरे में तो कोई बाजार के पैसे बाकी है नहीं, ये सब मिले हुए हैं,
ये हमारी लगभग 1.25 करोड़ रुपए की कीमत का जीरा है। और ये सब पेमेंट नहीं देने की नीति से ये जो आपका भागीदार है प्रेमाराम, उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको चोर बना के यहाँ से निकाल दें और बाजार के पैसे नहीं देने पड़े। और हम जो 4-5 आदमी लेके गए थे उस टाइम भी इसने कहा प्रेम है मेरे भागीदार का और मेरा हिसाब किताब चल रहा है। तो ये हमारे घर का मामला है, आपसी मामला है, इसको हम 2-4 दिन में निपटा लेते हैं। मुनीम बिठा रखा है और 2-4 दिन में निपटा लेते हैं इससे। चलो हमारे ये घर का मामला है, इसमें आपके अपने समय दूंगा, ये बात हुई। अब मैं मीडिया में और मैं देखा कि भाई मेरे में तो कोई बाजार के पैसे है ही नहीं, बाकी जीरा मेरे फैक्ट्री में करीब 1.5 करोड़ का चोरी हो गया। इसमें ये 1.25 करोड़ रुपए बाजार के हैं। ये खाने की नीति से, हड़पने की नीति से उसको चोर बना रहा है। अब वो उसको चोर बनाए, उसका पार्टनर है, वो जाने, उसका काम जाने। प्रशासन उसमें पता करेगा भी कौन चोर है कौन साहूकार है। हमारा बाजार का पैसा है, किसानों का पैसा है, जीरे का पैसा है, वो दिलाने में प्रशासन, मंडी के व्यापारी और भी कोई जो मौजूद आदमी है। अच्छा हो गया था, अपना जिम्मेवार कौन है। फिर बाद में हमने रिकॉर्डिंग करने चालू की तो लास्ट हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें मोहन जी भी साथ में थे, उनके जोधपुर से कोई आए हुए 2 आदमी और वो भी थे साथ में, और 2-3 आदमी बने थे। उनको बैठ के सारी बातचीत जो की है उसकी सारा सबूत मेरे पास में। कोई किसी ने तू शब्द नहीं बोला है, आज दिन तक कोई किसी ने तू शब्द नहीं बोला है। और हमारे साथ में बैठने वाले लोगों के पे आरोप लगाया जा रहा है, उसका या तो सबूत पेश करें, हमको धमकी दी है, या उनका फालतू का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। उनका भी, जो किसी को भी आप हमारे पास सहायता करने के लिए आए, आपका नाम कोई गलत देगा कि वो वहाँ के जाके मिल के ऐसा काम कर लिया है, तो हर किसी को बुरा लगता है। जैसे आपको लगता है वैसे उनको भी बुरा लगेगा। तो आज कोई भी इंसान मेरे साथ कोई बैठ गया, उसका नाम आप ऐसे गलत साबित करोगे तो मेरे साथ में कौन बैठेगा, कौन आएगा मेरे पास में। और कोई किसी ने धमकी दी, गलत कहा तो आप रिकॉर्ड बताओ, और जो प्रशासन के हिसाब से मेरे को न्याय दिलाओ। और इस तरीके से मैं पूरा आर्थिक परिस्थिति से टूट चुका हूँ। मेरे पास कोई जात का दरिया नहीं है, नहीं मेरे पास कोई जात की पूंजी है कि मैं किसी से लड़ सकूं, नहीं मेरे साथ ऐसा कोई चलने के लिए मैं किसी को बोल सकता, क्योंकि मैं आज मेरा परिवार भी आने के लिए तैयार है पूरा। मैंने खुली मना की है, क्योंकि ये झूठा आरोप लगा रहे कल और मेरे साथ में किसी को और फंसा देगा, इसीलिए मैं किसी को इधर आने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा। मैं सबको मना कर रहा हूँ। मैं मेरे साथ में इधर फलोदी में बैठा, उसको भी मैंने बोला भैया जो मैं मेरी जगह हूँ, मैं मेरी सच्चाई पे हूँ, मेरे को साथ कोई भी आके कैसे बेकरा, मेरे पास एक सबूत पड़ा, मैं किसी से संतोषपूर्वक जवाब दूंगा, मैं किसी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। और मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई न्याय दिलाने वाला हो। प्रहलाद पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ के रानी कस्बे के समाजसेवी नथमल गांधी की सुपुत्री साक्षी गांधी प्रथम प्रयास में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर कई लोगों ने साक्षी गांधी को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए खुशी जाहिर की। साक्षी गांधी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रतिष्ठित परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण कर परिवार और काठा प्रांत का मान बढ़ाया है और यह अद्भुत सफलता आपकी अथक मेहनत और प्रतिभा का प्रतिबिंब है। इस मौके पर कई लोगों ने बधाई देते हुए साक्षी गांधी का बहुमान किया और साथ ही देश और गांव व परिवार का नाम रोशन करने पर शुभकामनाएं दी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया, संस्था के द्वारा दिनांक 8 मार्च 2026 रविवार विश्व महिला दिवस पर दोपहर 12:30 से प्राकृतिक चिकित्सालय चोपसनी रोड जोधपुर श्री परशुराम रत्न सीजन 7 गुरु गोविंद रत्न 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंगदान, कायादान और नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों के परिवारजन, दिव्यांग विशेषजन और समाज सेवियों, खेलकूद, रक्तदाता, संगीत और कला, विधि और अन्य धर्म और ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं और संस्थानों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन श्रीमान रणजीत जोशी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और अभूतपूर्व अध्यक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन पंडित विजय दत्त पुरोहित, गादीपति जोग माया मंदिर और श्रीमती इंदु साध्वी और गादीपति मां काली माता मंदिर के द्वारा मंत्रोच्चार कर वैदिक रीति रिवाज से किया गया, जहां विमोचन कार्यक्रम में एडवोकेट जियाराम विश्नोई, एडवोकेट महेश जोशी, अंकित पुरोहित, अविनाश मुथा, एडवोकेट सुनील ओझा, श्रीमती मेना व्यास आदि उपस्थित रहे। श्रीमद जगद्गुरु राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज सेवा प्रकोष्ठ श्री परशुराम रत्न सीजन 7 हमारे
संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे गुरु गोविंद कल्ला, उनके नाम का रत्न सम्मान समारोह 2026 का आयोजन 8 मार्च 2026 को प्राकृतिक चिकित्सालय लाल पुलिया मैदान कमला नेहरू नगर में रखा गया। इसमें सम्मानित होने वाले जो हमारे पूरे संस्थान के कर्ता धर्ता ढोल बजाकर प्रतिभाओं का चयन करने वाले एडवोकेट संजीव जी व्यास, सुनील जी ओझा, मैना जी इत्यादि बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उन प्रतिभाओं को खोजकर मंच प्रदान करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। इस बार विशेष अंग दान करने वाले उनका भी मान सम्मान होगा। 101 प्रतिभाओं का मान सम्मान होगा, जिसमें खेल है, चिकित्सा है, शिक्षा है, समाज सेवा है, पत्रकारिता है, संगीत है, नाटक है और न्याय विधि, न्याय में प्रेम रखने वाले उनका भी मान और सम्मान होगा। मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं संजीव जी व्यास एडवोकेट साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप भी मुझे बुलाकर मान और सम्मान देते हैं, मंच प्रदान करते हैं। माँ भगवती राजराजेश्वरी से प्रार्थना करता हूं कि इनकी ये संस्थान राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और राष्ट्रीय स्तर पर इसका चयन हो और वहाँ पर भी एक संस्था का ये संकलन करे और प्रतिष्ठापित करे, जैसे कि राष्ट्रीय लेवल के व्यक्ति उनको भी मान। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गो व समाज सेवा प्रकोष्ठ के द्वारा राजस्थान के जाने माने संगीतज्ञ, विद्वान, प्राचार्य और उनके कई शिष्य फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स हैं, ऐसे राजस्थान की महान विभूति जिन्होंने मांड गायकी में डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर मांड को गाया है, तो एक नया उसको गौरव प्रदान किया है। ऐसे हमारे समाज के व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय श्री गोविंद जी को रत्न सम्मान समारोह 2026 किया जा रहा है, जिसके लिए मैं राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद और संजीव जी, भाई सुनील ओझा और मीनाक्षी जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी महान विभूतियों का आप स्वागत करके समाज का हमारा और संगीत की जो दीक्षा शिक्षा है उन सब का सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं जो निस्वार्थ है, सेवा के रूप में है, और ऐसे आपने कई प्रोग्राम्स किए हैं और भविष्य में भी आप करेंगे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद व आभार। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जोधपुर में संपन्न हुआ 39वां अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन सर्वांगीण स्वास्थ्य विषय पर संतों, विद्वानों और शिक्षाविदों ने रखे अपने विचार। आयोजन को अध्यात्म, आयुर्वेद एवं समग्र स्वास्थ्य के समन्वयन पर कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने अपने विचार रखे। गीता धाम ट्रस्ट के तत्वावधान में सोमवार को जोधपुर में 39वां अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन परम पूज्य 1008 स्वामी हरि हर जी महाराज की 128वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों के स्वागत सत्कार पश्चात श्री रमन तोगुनाटा अध्यक्ष गीता धाम ट्रस्ट के स्वागत उद्बोधन से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल, कुलगुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर उपस्थित रहे। उन्होंने उद्घाटन संबोधन में होलिस्टिक हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए आयुर्वेद, आध्यात्म और आधुनिक जीवन शैली के समन्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जीवन शैली जनित रोगों की बढ़ती चुनौती के बीच आयुर्वेद आधारित समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण ही स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है। कुलगुरु ने यह भी उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शोध पद्धति के एकीकरण से समाज को व्यवहारिक और वैज्ञानिक स्वास्थ्य मॉडल उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्मेलन में प्रोफेसर डॉक्टर
NG अवस्थी ने स्वास्थ्य के शैक्षणिक एवं शोधपरक आयामों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अपने प्रवचनों में गीता के सिद्धांतों को वर्तमान जीवन से जोड़ते हुए मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का महत्व बताया। श्री शिव प्रसाद जी और स्वामी गीता किरण ने भी विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपराह्न सत्र में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने जिज्ञासाएं रखी और समापन अवसर पर गुरुमा जी ने आशीर्वचन देते हुए आयोजन की सराहना की। सम्मेलन में शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, संत महात्माओं तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। आयोजन को आध्यात्म, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य के समन्वयन का प्रभावी मंच बताया गया। आयुर्वेद में जब जाते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय की जहाँ पर बात आती है, धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसको भी प्राप्त करने का जो जीवन का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य भी शरीर है। तो शरीर को स्वस्थ रखना। और मैं अभी जब कह रहे थे कि हम विश्वविद्यालय के साथ और गीता में, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जो जितनी भी विधाएं हैं इस देश की, गीता के मूल मंत्र को लेकर के अलग अलग विधाएं, अलग अलग विज्ञान अपनी गति से चलते हैं। इस उपन्यास पर लिखा था कि गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तरी या स्वयं पद्मनाभात मुख पद्मात विनिष्ठता। जो आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में जितने भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का मैं कहता हूं बीज रूप में गीता में उल्लेख है, और जो बीज रूप में उल्लेख है उसका हम एक तरह से उसका विवेचन आयुर्वेद में कर रहे हैं। यदि हम स्वास्थ्य की जब समग्र परिभाषा बात करते हैं तो जो केवल किसी व्याधि से मुक्त होना पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता है। 1948 में WHO की परिभाषा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ होना, यह स्वास्थ्य की परिभाषा है। लेकिन जब आयुर्वेद के ग्रंथों को देखते हैं तो हजारों वर्ष पहले वहां पर लिखा है समदोषा समाधिनिश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। ये हमारी व्यापक परिभाषा है, जो 1948 में WHO की परिभाषा है, जहां पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की बात की है, वहां पर हमारे यहाँ पर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। अब बड़ा एक गुण विषय है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधि, शारीरिक स्वस्थ भी होना, मानसिक स्वस्थ भी होना, लेकिन शरीर, इंद्रिय, आत्मा के संदर्भ में तो बहुत स्पष्टता है। नहीं हम देखे न पाओगे नहीं चेंज के लिए जनता मैंने उससे बात है, आत्मा तो निर्विकार है, निर्विकार आत्मा। तो आत्मा की प्रसन्नता क्या है? तो प्रसन्नता का जो बोध है, आत्मा तो मुक्त बुद्ध है, लेकिन वहां पर जो लिखा है कि जिस प्रकार से आत्मा ही मूल, जब मन का बात है, चिंतन विचार नियम से संयम संकल्प नियम से मन के जो दोष है, मन के जो रजत तम की बात है, तो वहां पर जब रजत तमो ज्ञान निर्मुक्ता तपो ज्ञान बनेली की बात करते हैं, तो सात्विक मन का निर्माण जब वो प्रतिष्ठापित कब होगा? जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि सूर्य है, चंद्रमा है, और चंद्रमा अपने स्वभाव में स्थिर है। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। सखी एंजल संस्था की ओर से होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी के लिए मनोरंजक गेम्स आयोजित किए गए। कार्यक्रम की संयोजिका कृष्णा गुप्ता ने सभी मेंबर्स को गेम्स खिलाए, जिसमें रश्मि गर्ग, श्वेता गर्ग, हिमा अग्रवाल, मीरा गर्ग आदि सभी विजेता रही। कार्यक्रम के दौरान चांदनी द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। होली की पारंपरिक मस्ती को बनाए रखते हुए संस्था द्वारा श्वेता गर्ग को हास्य रूप में महामूर्ख की उपाधि से नवाजा गया। समारोह में खूब हंसी मजाक और उल्लास का माहौल बना रहा। संस्था की सचिव तरुणा आर्य ने सभी को फूलों की होली खिलाई और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। कार्यक्रम में प्रीति कंसन, सीमा अग्रवाल, लिपिका गोयल, शिल्पी अंचल और अनु अरोरा, आशा अग्रवाल, ललतेश बंसल, आशी, नीरू, मुक्ता, राधिका और डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल, पन्ना, अलका, रेखा इत्यादि मौजूद रही। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। पाली के सादड़ी देसूरी सड़क मार्ग पर सोमवार को नाइयों की बगीचे के पास दो बाइक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दो बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर कालूराम पुत्र मालाराम गाडोलिया और हितेश पुत्र कालूराम सवार थे। दूसरी बाइक पर अमृत पुत्र
मालाराम और सुरेश करासिया सवार थे। दोनों बाइक जैसे ही नाइयों की बगीचे के पास पहुंची, अचानक आमने सामने टकरा गई। इस टक्कर में घायलों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें 3 दांत टूटकर सड़क पर गिर गए और दोनों बाइक थाने में खड़ी करवाई गई। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस के पायलट जितेंद्र सिंह राठौर ने सभी घायलों को सादड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस एएसआई मूलाराम मीणा ने बताया कि दुर्घटना में शामिल दोनों बाइकों को थाने में खड़ा किया गया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र विकास समन्वय समिति द्वारा मौन सत्याग्रह एवं ध्यान आकर्षण 15वें दिन भी जारी रहा। मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में समग्र विकास एवं बुनियादी मांगों को लेकर मौन सत्याग्रह एवं ध्यान आकर्षण धरना 15वें दिन भी जारी है। समन्वय समिति के संयोजक एवं भरतपुर एडवोकेट विजय चौधरी लखनपुर कर रहे हैं मौन सत्याग्रह। जानकारी के मुताबिक उप तहसील लखनपुर क्षेत्र में गांव-गांव और घर-घर जाकर जारी रहा हस्ताक्षर अभियान। समन्वय समिति के पदाधिकारी और सदस्य गांव-गांव जाकर युवाओं और क्षेत्रवासियों तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र के विकास का यह विजन। मौन सत्याग्रह एवं ध्यानाकर्षण धरना क्षेत्र में लोगों ने दिन भर सत्याग्रह स्थल पर आकर सहयोग किया है। प्राचीन श्री लड्डू गोपाल जी राधाकृष्ण मंदिर, उप तहसील कार्यालय और पुलिस थाना लखनपुर के पास लखनपुर में चल रहा है मौन सत्याग्रह और ध्यान आकर्षण। यहाँ ग्रामीण जनों का कहना है कि मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में विकास की बुनियादी मांगों को पूरा नहीं होने तक मौन सत्याग्रह मौन अनशन से आमरण अनशन तक रहेगा जारी। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। जेतारण की भाकरवास में बीएसएनएल ऑफिस के सामने विद्युत पोल पर फॉल्ट निकालते वक्त करंट लगने से गंभीर घायल लाइनमैन राजू राम पुत्र तिलोक राम रेगर की जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान 1 मार्च रविवार शाम को मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन सहित रेगर समाज 44 खेड़ा जेतारण पट्टी के लोगों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया और मृतक राजू राम रेगर के परिवार वालों को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने और दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज जेतारण उपखंड कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान तहसीलदार ओम अमृत को ज्ञापन सौंपा गया और काफी देर तक मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसके बाद कुल 21 लाख की मुआवजा राशि और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हुआ। उसके बाद जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस दौरान धरने में पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी, रेगर समाज 44 खेड़ा जेतारण पट्टी बर के अध्यक्ष ढगला राम तंवर, पूर्व अध्यक्ष तारा चंद भट्ट, पूर्व अध्यक्ष लूणा राम तंवर, राकेश कुमार भट्ट और माणक चंद, नेमी चंद, उमेद राम, नेमा राम, देवाराम, पोकर राम, श्यामलाल, खीरराज, साथ ही में मीठालाल, बाबूलाल, सुरेश कुमार, चंपालाल, दीपाराम, माधुलाल, प्रमोद, रामेश्वर लाल, चंद्राराम और 36 कौम के लोग मौजूद रहे। आज हमारे जो भाई खेड़ा महाराजपुरा के जो राजू भाई की कल 25 तारीख को एक घटना हुई थी करंट आने से। ये 11 kV पे काम कर रहा था और वो घटना हुई करंट आने में और इलाज के दौरान जो मृत्यु हो गई। तो आज वहाँ के खेड़ा महाराजपुरा के और आसपास के 2-4 पंचायतों के और लगभग जेतारण क्षेत्र के मेन 36 कौम के और रेगर समाज जेतारण पट्टी 44 खेड़ा के तमाम गांव के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आम आदमी यहाँ पहुँचा है और 36 के कौम के लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने जो मांग की है वो लगभग हमारी मांग पूर्ण रूप से मान ली गई है प्रशासन द्वारा। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और 36 कौम के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे बीच में यहाँ हमारे किशोर जी और दिलीप जी और भी जनप्रतिनिधि पधारे हैं हमारे समाज का सहयोग करने के लिए। उन सभी नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का और आम आदमी का और 36 कौम का हम आभार प्रकट करते हैं रेगर समाज जेतारण पट्टी की तरफ से। आप और हमारे जो टोटल मांग हमने 50 लाख की थी, फिर बाद में हमारे प्रशासन के साथ वार्ता हुई, 25 लाख पे बात आई और अंत में हमारे लास्ट मृतक परिवार के आश्रित को 21 लाख की सहायता राशि मिलेगी, जो उस परिवार को एक संबल मिलेगा। और परिवार अति दयनीय व आर्थिक स्थिति खराब है, तो सभी के प्रयास से
इस गरीब परिवार को सहयोग मिला और उसके बाद में एक जो दोषी हैं उसकी हमने कार्रवाई की मांग की है और जो जिसकी जांच हुई है, जांच में जो गलत हैं तो हमारे देशूरी के एक्शन साहब को लगाया गया है जांच में, और वो जांच करके संबंधित अधिकारी जो गलत होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक परिवार, आश्रित परिवार के एक सदस्य को वहाँ ठेकेदारी प्रथा में जो भाई पहले काम करता था उसी ठेकेदारी 132 kV वो जो भाकरवास है उसमें सेवाएं देगा, और उसमें उन्होंने हमारे मांग को माना है। और इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, 36 कौम का जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार। रेगर समाज जैतानपट्टी 44 कड़ा की बलवीर चिलवानिया की रिपोर्ट।